हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम बल चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बल चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें है घर्षण बल। पहले देखते हैं इसमें घर्षण बल क्या है। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर गति करने का प्रयास किया जाता है तो विपरीत दिशा में लगने वाला बल हमारा घर्षण बल कहलाता है। मान लीजिए इसके घर्षण बल के जो उदाहरण, मान लीजिए अगर हम ब्लैक बोर्ड साफ कर रहे हैं तो ये हमारा घर्षण बल यहाँ काम कर रहा है। मान लीजिए जैसे बर्तन धुल रहे हैं या फिर रोड पर अगर हम चल रहे हैं तो हम पृथ्वी पर जब पैरों द्वारा चलते हैं वहां पर भी दोनों में हमारा घर्षण बल काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं घर्षण बल के जो प्रकार हैं दोस्तों, वो निम्न प्रकार हैं। तो इसमें पहला प्रकार देखते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या है। जब वस्तु ठीक फिसलने की अवस्था में होती है तो घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब इसमें जो दूसरा है हमारा, वो है हमारा स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या है। गति प्रारंभ होने से पूर्व दो सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा इसमें पॉइंट गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल क्या है। गति प्रारंभ होने के पश्चात सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। अगला है हमारा जो इसमें पॉइंट, वो है लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल क्या है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इसमें है पहला, लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम तथा लोटनी घर्षण बल का मान जो है दोस्तों सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण बल अधिकतम, जबकि ठोस द्रव सतह के मध्य उससे कम तथा वायु ठोस के मध्य घर्षण बल सबसे कम होता है। अगला है, अब आगे देखते हैं इसमें अगली हेडिंग हमारी अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या है। वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर न एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण देखते हैं इसके, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर मुड़ता है या फिर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है वहां पर। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम साइकिल से रोड पर जा रहे हैं, कहीं हमको तिराहा पड़ा तो हमको अगर मुड़ना पड़ा तो हल्का हम साइकिल को तिरछा करके मुड़कर तब जाते हैं, तो वहां हमारा अभिकेंद्र बल होता है। आगे देखते हैं अपकेंद्रीय बल क्या है। अपकेंद्रीय बल के प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में लगता है। इसी प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण इसमें, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है दोस्तों, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। गांव में जब लोग दोस्तों दूध से जब ऐसे मथते थे जब दूध को, तो उसमें से जब मक्खन निकलता था, तो उसी वो सिद्धांत जो है दोस्तों अब अपकेंद्रीय बल पर काम करता है कि दूध से मक्खन निकालना। अब जो यहाँ पर जो उदाहरण है दूध से मक्खन निकालने का, जो अब मशीनों द्वारा भी इसे निकाला जाता है, तो ये सिद्धांत भी और गांव में जिस तरीके से निकाला जाता था दोस्तों, उस तरीके से भी ये सब उदाहरण जो है अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत आते हैं। गैलीलियो का जड़त्व का नियम देखते हैं इसमें, तो इसके अनुसार वस्तु
गुण है, इसके अनुसार गैलीलियो के जड़त्व का नियम के अनुसार दोस्तों, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है, हमारा जड़त्व कहलाता है। और गैलीलियो जो थे दोस्तों, ये खगोल वैज्ञानिक थे हमारे। अब देखते हैं आगे, जड़त्व के दो प्रकार होते हैं। पहला है इसमें विराम का जड़त्व और दूसरा है हमारा गति का जड़त्व। आगे देखते हैं इसमें गति के नियम जो दिए थे दोस्तों, वो दिए थे न्यूटन जी ने दिए थे। और किस पुस्तक में दिए थे, वो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे। और कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे हमारे। किस सन में दिए थे दोस्तों, तो वो दिए थे हमारे 1686 में, 1686 सन में दिए थे दोस्तों। आगे देखते हैं अब जो है गति का प्रथम नियम। इसमें गति का प्रथम नियम देखते हैं, कोई वस्तु गत्यात्मक विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी या रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन ने इसी नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है दोस्तों, अगर कोई वस्तु रखी हुई है अपने स्थान पर, तो वो उसी तरीके से तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप उस पर कोई अपना बल, यानी कि उसको अपना बल हाथ से टकराए नहीं या हाथ से उसको हिलाए नहीं, तब तक वो अपनी स्थिति में वैसे बनी रहेगी। जब तक आप उसको छुएंगे नहीं या हिलाए डुलाएंगे नहीं, तब तक वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगी। कहने का अर्थ यही है। आगे देखते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग के अंतर्गत देखते हैं, यदि किसी वस्तु का संवेग p, संवेग को दोस्तों प्रतिपादित करते हैं p से, तो संवेग p द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और वेग को v से प्रदर्शित करते हैं हो, तो संवेग यानी कि p बराबर m भी होता है। दूसरा है जो पॉइंट हमारा, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसी दिशा में वही होती है, इसकी दिशा भी वही होती है दोस्तों, यहाँ पर भी रहेगा। इसकी दिशा भी वही होती है जो वेग भी की, यानी कि वेग को भी से प्रदर्शित किया जाता है, जो वेग की होती है। अब देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट, संवेग का यसाई मात्रक जो होता है वो होता है हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण क्या है दोस्तों, किसी गतिशील पिंड का वेग अगर 4 गुना करने से, किसी गतिशील पिंड का वेग अगर 4 गुना करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है, तो देखते हैं इसमें उत्तर प्रथम स्थिति में होता है जो वो होता है हमारा p बराबर m भी। ये स्थिति में जो होगा वो होगा p डैश बराबर m इंटू 4v बराबर 4p। यहाँ पर है दोस्तों m और v, p के स्थान पर हम m और v के स्थान पर p है अगर दोस्तों, तो यहाँ पर m और v दोनों है, तो यहाँ पर हम p लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4p। अब p का अर्थ, p को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो p को हम जो है मोमेंटम कहते हैं और m का जो है मास कहते हैं और v को वेलोसिटी कहते हैं। देखते हैं दोस्तों अब गति का द्वितीय नियम देखते हैं। तो गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है या होते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है यदि किसी द्रव्यमान की वस्तु पर बल यानी कि F लगने से उसमें त्वरण यानी कि A उत्पन्न होता है, तो होता हो तो उसके आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये जो फार्मूला है F बराबर डेल्टा P बाई
डेल्टा टी, एफ का भी फार्मूला यही है दोस्तों। और एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी होता है, और एफ बराबर एम ए भी होता है। तो एफ बराबर ये दोनों बराबर हैं, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि एफ बराबर ये दोनों बराबर ही हैं। अब देखते हैं इसके आगे, जहां बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी संवेग में परिवर्तन की दर है। आगे देखते हैं अब इसका उदाहरण। 15 न्यूटन का एक बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्यरत है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या है। सूत्र के अनुसार देखते हैं, यफ बराबर यम ए से, यहाँ पर यफ तो हमारा फोर्स हुआ यानी कि बल है, इसका अर्थ यम है मास है यानी कि द्रव्यमान है, और ए जो है दोस्तों वो है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो अब ए बराबर यफ बटे एम बराबर 15 न्यूटन बटे 3 किलोग्राम। यहाँ पर दोस्तों हमारा 15 न्यूटन दिया है और यहाँ पर जो है 3 किलोग्राम दिया है। आगे देखते हैं अब इसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये है न्यूटन की वैल्यू, और बटे किलोग्राम। तो यहाँ से किलोग्राम और किलोग्राम हमारा जब कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 15 3 × 15 होगा हमारा, तो यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम जो है, गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया। गति के तृतीय नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। आगे देखते हैं राकेट का प्रक्षेपण बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना इत्यादि आते हैं इसमें उदाहरण दोस्तों। गति के तृतीय नियम के अनुसार ये उदाहरण है। अगला है इसमें, माना ए व बी दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। जैसे हम पैदल चल रहे हैं जमीन पर दोस्तों, तो जितना बल हमारा जमीन पर हमारा पैर लगा रहा है उतना ही बल जमीन हमारे पैर पर भी लगा रही है दोस्तों। तो ये हमारा ये तीसरे पॉइंट का उदाहरण है। तो इसमें समझते हैं एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, तब इस नियम के अनुसार ए पिंड द्वारा बी पिंड पर आरोपित बल बराबर बी पिंड द्वारा ए पिंड पर विपरीत दिशा में बल। इसका जो है देखते हैं दोस्तों, जैसे ये एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, यानी कि ये दोनों एफ ए तो बल लगा रहा है, उसके अपोजिट जो है बी, उसके अपोजिट यानी कि उसके विपरीत दिशा में जो एफ बी ए अपनी विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर माइनस आया है। यानी कि जैसे अगर हम दीवार पर एक हाथ से अगर ताली की नुमा जैसे एक हाथ से अगर हम दीवार पर ऐसे मारते हैं, तो दीवार से भी हमारे हाथ पर जो है चोट का अनुभव होता है, दोनों तरफ से लगता है ऐसा कि बल लगा है। आगे देखते हैं दोस्तों अब द्रव्यमान और भार देखते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों मास एंड वेट कहते हैं। अब देखते हैं इसमें पहला पॉइंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या फिर चंद्रमा पर या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है दोस्तों। तीसरा देखते हैं अब, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु के एक निश्चित बल को आकर्षित करती है, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान यम तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण जी पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार
बल है दोस्तों, किसी वस्तु का भार जो होता है वो बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। देखते हैं दोस्तों, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा ये W बराबर M गुणे G होगा दोस्तों। आगे देखते हैं अब, किसी वस्तु का चंद्रमा पर क्या भार होगा दोस्तों। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार देखते हैं तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून देखते हैं। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून देखते हैं। इसमें पहला है पॉइंट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। दूसरा है इसमें, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। किसके कारण दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान जो है, पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान जो है दोस्तों वो चंद्रमा पर कम है। यही कारण है वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है चंद्रमा। आगे देखते हैं तीसरा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान ही नहीं त्रिज्या भी काफी कम होती है। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर जो है कोई चीज हमारे 6 किलो की है और वही चंद्रमा पर हमारा 1 किलो का हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं पलायन वेग क्या है। तो पलायन वेग देखते हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर दोस्तों जितनी अधिक वेग से आप जितनी अधिक गति से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी दोस्तों जब वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहा जाता है दोस्तों। पलायन वेग का सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है VE बराबर √2GRE। यहाँ पर जो G है दोस्तों वो है गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, और RE जो है दोस्तों वो है पृथ्वी की त्रिज्या। पलायन वेग का जो मान होगा दोस्तों वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी कि इसमें अगर हम पलायन वेग के इस मान के अनुसार दोस्तों देखते हैं आगे, अतः यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को पलायन वेग के मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के अनुसार या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। यानी कि पलायन वेग के मान के अनुसार या फिर इससे अधिक वेग से जो है कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं दोस्तों तो वह फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, सीधे ऊपर चली जाएगी। मान लीजिए दोस्तों पलायन वेग का जो है, अगर हम पलायन वेग के मान के अनुसार या फिर इससे अधिक वेग से किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह हमारा अंतरिक्ष की तरफ यानी कि सबसे ऊपर चला जाएगा, वो दोबारा जो है लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगा। मान लीजिए इस वेग से अगर हम पलायन वेग के मान के अनुसार यानी कि इस वेग के गति से अगर हम कोई भी वस्तु रॉकेट अगर उड़ाते हैं या फिर उससे अधिक तीव्र गति से रॉकेट हमारा जाता है तो वो दोबारा पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी, या फिर इस गति के अनुसार या फिर इससे तेज वेग से
अगर ऊपर गई वस्तु दोबारा पृथ्वी पर नहीं आती है। आगे देखते हैं उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें पहला है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, किसी आप टब में अगर पानी भरे हैं, वहां पे पानी भरे हैं, अगर ईंटा पहले आप ईंटा अगर एक उठाते हाथ में तो हमको वजन लगता है कि वजन भारी है, और वही पानी में उस ईंटे को अगर हम डालते हैं दोस्तों, तो ईंटा तो हमारा नीचे जाएगा, वो हल्का लगने लगेगा, लेकिन उसके विपरीत जो उठेगा पानी हमारा, वही इस सिद्धांत में काम कर रहा है कि जितना अगर ईंटा हमारा जा रहा है तो उसके स्थान पर उतना पानी हमारा ऊपर उठ जा रहा है, ऊपर की तरफ। आगे देखते हैं, दूसरा है उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो है दोस्तों, वो द्रव के घनत्व पर यानी कि आकार पर निर्भर करता है। तीसरा है हमारा उत्प्लावन के आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, किसी भी वस्तु को आप पानी में डुबो देते हैं तो उसके भार में कमी का दोस्तों आभास होता है। उसके भार में कमी का आभास होता है। हमने बताया ना कि अगर आप एक टब में ईंटे को डालते हैं तो उसके भार में जो है, ईंटे के भार में कमी लगता है कि ईंटा बहुत हल्का हो गया है। वस्तु के भार में यह आभासी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आगे देखते हैं अब आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व क्या है? किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 अंश सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षित घनत्व कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, आपेक्षित घनत्व जो है दोस्तों, यस से डिनोट किया जाता है, यानी कि उसे अपेक्षित घनत्व को जो है प्रदर्शित करते हैं यस से, और वस्तु का घनत्व जो है डी से दोस्तों, और बटे 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है। यहाँ पर इसका सूत्र मान लीजिए है, और इसे जो है दोस्तों मापा जाता है। तो अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर में दोस्तों मापा जाता है, और इसका पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 अंश सेल्सियस पर होता है, और इसका जो है अपेक्षित घनत्व का जो आयतन होता है दोस्तों, आयतन न्यूनतम हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। और एक सर ने जो है कमेंट किया था समाज प्रकरण में, जो है दूसरा वीडियो जो समाज प्रकरण का हम डाले हुए थे, उसमें जो है दोस्तों उन्होंने कमेंट किया कि द्विगु समास में जो है आप कुछ गलतियां पाई गई, यानी कि कुछ डिफिनेशन जो है कहीं गलत हुई है। तो वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि समस्त पद का जो पूर्व पद है दोस्तों वो संख्यावाचक होता है, और उत्तर पद जो है वो संज्ञा हो तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। यहाँ पर हमने पूर्व पद को संख्यावाचक न लिख के समस्त पद कर दिया था, यानी कि इसी में कुछ कंफ्यूजन हुआ था। तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है उसे पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो दोस्तों वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। इसे आप सही कर लीजिएगा और सही तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और उन सर का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने गलतियों को बताया। हम आगे से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आगे से कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आज की यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।